अप्रैल 2025 से कुछ महीनों ये पहली बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। वो बुजुर्ग महिला कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के एक HSR लेआउट के पास एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही पुलिस वालों ने पूछा कि मैडम क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। दरअसल ये जो थाना है एक पोश इलाके में है और देखते ही साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी बड़े घर की महिला है। जैसे पुलिस ऑफिसर के सामने जाती है, जाकर कहती है कि साहब जो मेरा पति है उसके हाथ में हर वक्त घर में बंदूक होती है, वो कब मुझे और मेरी बेटी को मार दे कुछ कह नहीं सकते, आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे ही उस बुजुर्ग महिला ने उस पुलिस ऑफिसर से ये बात कही, ये बात एक सिपाही सुन रहा था और सिपाही उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और जाकर धीरे से कान में कहता है कि साहब आपको पता नहीं है, कर्नाटक के पूर्व DGP की पत्नी है, जरा सोच समझकर बातचीत करना। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने यह बात सुनी, उसके बाद वो बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से उस महिला को कहता है कि मैडम आप चेयर पे बैठ जाइए। उसको पानी पिलाने के लिए बात कही जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस महिला ने सुन लिया, समझ लिया कि ये पुलिस वाला कुछ कान में कह के गया है, इसलिए वो थोड़ा नाराज़ हो जाती है। वो कहती हैं कि FIR लिखोगे या नहीं लिखोगे, मेरे पति को पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे। पुलिस वाला समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। आखिरकार मैडम थाने के सामने जाकर बैठ जाती है और वो कहती है कि जब तक उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से नहीं उठेगी। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाता है, कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है। हालांकि उस महिला को समझा बुझाकर किसी तरकीब से शांत कर दिया जाता है, लेकिन कुछ महीनों बीत जाने के बाद, अप्रैल की ये बात है, आखिरकार एक कत्ल हो जाता है। और जैसे ही कत्ल होता है इस महिला की और उसके पति की, आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल क्यों हुआ और इस कत्ल के पीछे का मेन कारण क्या रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि PCR को एक फ़ोन पहुंचता है 112 नंबर पर। यह फ़ोन पहुंचता है 20 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास। HSR स्थित लेआउट, यहाँ 3 मंजिला एक बिल्डिंग है। उस 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई है, आकर देख लीजिए। और सूचना में ये बताया जाता है कि एक राक्षस को मार दिया गया है। जैसे पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना पहुंचती है, पुलिस कंट्रोल रूम ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि ये एक मकान है, फला नंबर मकान है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उस 112 नंबर पर दी गई थी। पुलिस के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, अधिकारी। वहाँ जाने के बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाज़ा खुलवाने के बाद देखते क्या है कि एक वाकई लाश पड़ी हुई थी, जो कि चादर से लिपटी हुई थी, खून से लथपथ थी। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ है, पास में ही एक बोतल पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि इस चाकू का, इस बोतल का उस हत्या के मामले में उसका प्रयोग किया गया है, जैसे कि इन दोनों का इस्तेमाल उसके लिए हत्या में किया गया है। ये लगभग 68 साल के आसपास का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। अब इसके बारे में ये पता चलता है, जानकारी जुटाई जा रही थी। दरअसल बिहार प्रदेश का ज़िला चंपारण लगता है। चंपारण ज़िले का एक थाना लगता है पिपरासी, और पिपरासी थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है जिसका नाम है परसोनी। दरअसल परसोनी का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, ओम प्रकाश जी ने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में हासिल की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के BHU बनारस विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद वो तैयारी में जुट जाते हैं UPSC की। साल 1981 की बात है, UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद IPS ऑफिसर चुन लिए जाते हैं और उनका कैडर मिलता है कर्नाटक कैडर। कर्नाटक कैडर में जब मिलता है तो ट्रेनिंग के बाद उनको बल्लारी ज़िले में SP के रूप में तैनात कर दिया जाता है और वो अपनी नौकरी आराम से करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगता है, एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है, शादी वादी हो जाती है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और 1 मार्च 2015 को कर्नाटक प्रदेश का इन्हें सबसे बड़ा पद यानी कि DGP बना दिया जाता है। और ये DGP रहते हुए 31 मार्च 2017 को अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद ये तो इनके बारे में जो जानकारी थी, जो लाश पड़ी हुई है, इसके बारे में पता चल जाता है कि ये कर्नाटक प्रदेश के पूर्व में DGP रहे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इनकी पोस्टिंग रही है, तैनाती रही है। जाहिर सी बात, इसकी लाश मिलना पूरे प्रदेश भर में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि पूर्व DGP की हत्या कर दी गई है,
इसके बारे में जब जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही थी तो प्राथमिक जांच में ये पता चलता है 20 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये अपने घर पर बैठे हुए थे और खाना खाने के लिए तैयारी थी। खाना खाने के लिए जब बैठे हुए थे तो इन खाने में उनके लिए 2 तरह की मछलियाँ परोसी गई थीं। अब ये आराम से इत्मीनान से खाना खा रहे हैं, पत्नी इनके सामने बैठी हुई है। अचानक से पत्नी को होता क्या है कि वो इनकी आंखों में मिर्ची का जो पाउडर था उस पाउडर को इनकी आंख में झोंक देती है। जैसे ही आंखों में मिर्च आती है, पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, जल्दी से वहाँ से उठते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जो मीडिया रिपोर्ट बताती है और प्रथम जाँच जो सामने आती है उसमें पता चलता है कि जो उनकी पत्नी होती है, नाम उसका पल्लवी होता है और उनके हाथ में चाकू होता है। बोतल का भी इस्तेमाल किया गया था और एक के बाद एक उन्होंने गर्दन, पेट और सीने पर लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार कर रही थी। लगभग 12 वार किए गए थे और 12 वार में वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद उनको इस इत्मीनान से तसल्ली से देखती रहती हैं कि वो जिंदा है या मर चुका है, सांसें चल रही हैं या थम चुकी हैं। जब तक उनके प्राण निकल नहीं गए थे, उनकी सांसें थम नहीं गई थीं, तब तक पत्नी आराम से इत्मीनान से बैठकर देख रही थी। बताया ये भी जाता है कि उस वक्त उनकी बेटी भी, कृति जिसका नाम होता है, वो भी मौके पर ही मौजूद होती है। आखिरकार जब माँ और बेटी ने ये पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया कि ये बिल्कुल मर चुका है, इसकी सांसें थम चुकी हैं, तब यहाँ से वो अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं और कमरे को अंदर से बंद कर लेती हैं। अब यहाँ से वो आराम से देख रही थी और देखने के बाद जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, 1 आध घंटे का समय बीत जाता है, लगभग 4:30 बजे के आसपास ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इसी घर से फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन पहुंचने के बाद 112 नंबर को ये सूचना दी जाती है और ये बताया जाता है कि एक राक्षस का अंत कर दिया गया है। अब ये बात जब इसका बेटा होता है पुलिस ऑफिसर का, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं ओम प्रकाश, उनके बेटे जिसका नाम कार्तिक प्रकाश है, उम्र जिनकी 40 साल के आसपास है, जो कि डोमलूर स्थित एक कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन होता है, ये उस वक्त बेटा इनका कार्तिक प्रकाश वहाँ पर होता है। और जो इनका पड़ोसी होता है जिसका नाम जय श्रीधरन, उनका फ़ोन पहुँचता है, बताते हैं कि बेटा आपके जो पापा हैं उनकी लाश आपके घर के सीढ़ियों के एकदम पास में पड़ी हुई है। जैसे ही बेटे ने ये खबर सुनी, बेटा दौड़ता हुआ अपने घर आता है, जाकर देखता है वाकई उनके पिता की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस वाले इससे पूछते हैं, जो बेटा होता है कार्तिक प्रकाश से, क्या आप कुछ बता सकते हैं, कोई जानकारी दे सकते हो, किसी पर कोई आपको शक हो, कोई सुबह हो, आखिरकार किसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा? तब बेटा कहता है कि जो उनके घर में उनकी माँ हैं, एक तरह से कलेश रहने लगता है और कलेश ज़्यादा रहता था। माँ अक्सर पापा पर शक करती थी और बहन भी कुछ न कुछ इस बात को लेकर परेशान करती रहती थी। पिछले 1 सप्ताह से तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। यही कारण था कि पिताजी अपनी बहन, जिनका नाम सरिता होता है, उनके घर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि घर में असुरक्षा की भावना एकदम पैदा हो रही है, पता नहीं कब उन पर माँ और बेटी मिलकर हमला कर दें। इसलिए वो घर चले जाते हैं अपनी बहन के पास, यानी कि जो लड़का है कार्तिक प्रकाश, उनकी बुआ के पास चले जाते हैं। लेकिन जो बेटी होती है इनकी, जिसका नाम कृति होता है, कृति जाती है बुआ के पास और अपने पिताजी को जिद करके अपने साथ ले आती है। और ये जब ये घटनाक्रम होता 20 अप्रैल 2025 से, ये 2 दिन पहले ही बात है, बेटी अपने पिता को घर पर लेके आती है और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। वीआईपी सिक्योरिटी में एक इंस्पेक्टर होते हैं श्रीनिवास, ये बताते हैं कि कुछ घंटे पहले ही पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि साहब मैं घर आना चाहता हूं। तो तभी ओम प्रकाश ये कहते हैं कि अभी घर मत आना, घर पर मैडम है और कोई बातचीत नहीं हो पाएंगी। तो इससे ही वो बताते हैं श्रीनिवास की घर की स्थिति कुछ ऐसी थी, घर में एक तरह से अजीब सा तांडव जैसा माहौल रहता था, अजीब सा माहौल रहता था, परेशानी जैसी चीज़ें उत्पन्न होती थी। डीजीपी साहब अपनी पत्नी की आदतों को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर थोड़ा परेशान थे। परेशान इसलिए भी बताए जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी है, उनको सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, उस बीमारी से ग्रसित थी और उनका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था। यदि हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो ये बीमारी 3 तरह के लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। मति भ्रम, जैसे ऐसी चीज़ों के बारे में देखना, ये सुनना जो वास्तविकता से बिल्कुल परे होती हैं, अजीब तरह की आवाज़ें सुनना, अजीब तरह की चीज़ों को देखना, महसूस करना। इन्हें लगता था कि इनके पति बंदूक लेकर घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, पता नहीं कब उन्हें मौका मिले और कब उनकी वो हत्या कर दें। साथ ही भ्रम की स्थिति पैदा होना कि वास्तविकता से अलग धारणाएं ऐसे उत्पन्न कर लेना, पैदा कर लेना कि जैसे कि कोई व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यही कारण था कि उन्हें लगता था कि जो उनके पति है, जो पूर्व डीजीपी हैं जिनका नाम ओम प्रकाश है,
वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनके ही अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो घर पर मौजूद रहते हैं, वो भी उन्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही अव्यवस्थित भाषण उत्पन्न होना, कि विचारों का प्रवाह असंगत या अतार्किक होता है, जिसमें कुछ बोलना या बात करना मुश्किल हो जाता है। ये अपना आप ही कुछ ऐसी बातें बड़बड़ाना, ऐसी बातें उत्पन्न करना, कुछ काल्पनिक कहानियाँ अपने मन में गढ़ना, ये इस तरह की बीमारी होती है, और जिस बीमारी को सिजोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसी बीमारी का जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश होते हैं, उनकी पत्नी का कई साल से इलाज चल रहा था, और इस इलाज में लाखों रुपए खर्च भी हो रहे थे। हालांकि इस हत्याकांड से कुछ समय की पहले ही बात है, इन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग मंच पर एक मैसेज प्रसारित किया था, और इसमें ये कहा था कि जो उनका पति है, जो पूर्व डीजीपी है, वो उनकी बेटी को और साथ ही उनको खतरा पहुंचा सकते हैं, कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं। हालांकि बेटे की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103, 103(1), 103(2), 103(5) इसके तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन मां और बेटी को इस हत्याकांड के लिए फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेगी। लेकिन जिस तरह से पूर्व डीजीपी की हत्या की गई है, वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये ऐसे वक्त में, ऐसे बीच में हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जिस वक्त में मेरठ जैसे शहर में हत्या हो जाती है, हरियाणा में हत्या हो जाती है, औरैया में हत्या हो जाती है, और हत्या करने वाले कोई और नहीं, पत्नियां ही अपने पति की हत्या कर रही थी। अब ये मामला होता है कि इसमें डीजीपी की, जो पूर्व डीजीपी हैं, उनकी पत्नी हत्या कर देती है, तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होना लाजमी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मथुरा के रहने वाले इंद्रपाल सिंह हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दुर्गेश कुमार झारखंड से हैं, चंपारण से रेहान आलम, बिहार से धर्मेश कुमार, सचिन सोनी, अनुज सोनी, शिवांक सैनी, अनस खान, राजेश कुशवाहा कुशीनगर से, ऐदल सिंह एटा से, अकबर खान मेरठ से, कुणाल सिंह दिल्ली से, गोविंद राम जालोर से, आचार्य पवन कुमार गिरी, आकाश कुमार शिकोहाबाद से, सुरेश चंद्र गौतम हरियाणा से, विनोद कुमार संधू गाजियाबाद से, रोहित कुमार उत्तराखंड से, अशोक और मनीषा राजस्थान से, मौलाना रिजवान शेख मुरादाबाद से, मोहम्मद दिलावर सैफ़ी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।